डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। असम में पीएम मोदी की हुंकार। बारापेटा में पीएम मोदी ने चुनावी रैली में कांग्रेस पर किया जबरदस्त हमला। पीएम ने कहा कांग्रेस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए संकीर्ण दृष्टिकोण अपना रही। वहीं पीएम ने किया दावा, असम चुनाव में शाही परिवार की हार की सेंचुरी लगेगी, जबकि बीजेपी लगाएगी जीत की हैट्रिक। जग्गी हत्याकांड में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी दोषी करार। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनाया उम्र कैद का फैसला। ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा। 2003 में हुई थी एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की हत्या। रामपुर में महिला पुलिसकर्मी और उसके बेटे की हत्या में बड़ा खुलासा। महिला का पति ही निकला हत्यारा। पुलिस ने मृतका के पति सहित 3 को किया गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद में कोयला चोरों के हौसले बुलंद। क्राइम स्पेशल ब्रांच के एएसआई और पत्नी पर कोयला चोरों का हमला। खुलेआम हो रहे कोयला चोरी रोकने पर अपराधियों ने एएसआई की जमकर की पिटाई। बचाने आई पत्नी को भी कोयला चोरों ने पीटा। तेहरान के रिहायशी इलाकों पर बमबारी से 13 लोगों की मौत। शरीफ यूनिवर्सिटी पर भी हवाई हमला। इजराइल यूएई ने भी अलर्ट जारी किया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। असम विधानसभा चुनाव मतदान को अब कम ही वक्त बचा है। ऐसे में हर पार्टी असम के चुनावी रण में अपनी आवाज बुलंद कर रही है। असम के बारापेटा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि शाही परिवार की हार की सेंचुरी लगेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। बारपेटा जिले के भवानीपुर सोरभोग में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि असम की जनता ने इस बार 2 काम पक्के कर लिए हैं। एक तो इस बार असम में भाजपा एनडीए की हैट्रिक लगेगी और दूसरा काम कांग्रेस के शाही परिवार के नामदार जो दिल्ली में बैठे हैं उनकी हार की सेंचुरी का रिकॉर्ड भी असम के लोग ही बनवाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए संकीर्ण दृष्टिकोण अपना रही है, जबकि भाजपा की योजना दीर्घकालिक विकास की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 10 साल असम की पहचान को बचाने के थे। अब हमें असम की पहचान को दुनिया में बुलंद करना है। उन्होंने कहा कि आपका वोट इस बार विकसित असम के निर्माण की नींव को मजबूत करने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि आप सब जानते हैं कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि देश के जिन 1-2 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बची हैं, वहां पर कांग्रेस जनता के बीच कभी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के नहीं जाती। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार साफ नीयत से जनता को बताती है कि हमने जनता की सेवा के लिए क्या क्या किया है। सत्ता के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है और असम को इसका बहुत नुकसान हुआ है। हमारे बोडो समाज की हुदुम पूजा और कोज राजवंशी समाज का बाथो, ये प्रकृति, संस्कृति और आस्था के तालमेल का शानदार उदाहरण है। बारपेटा को का तो हमारे पवित्र सत्रों की भूमि भी कहा जाता है। श्रीमंत शंकरदेव जी, माधव देव जी, दामोदर देव जी, हरिदेव जी, ऐसे गुरुओं की परंपरा पूजनीय है। ये हमारी आस्था है। लेकिन कांग्रेस ने तो हमारी आस्था को भी घुसपैठियों को सौंप दिया था। हमारे पवित्र सत्र की हजारों बीघा जमीन पर कांग्रेस ने घुसपैठियों को कब्जा करने दिया था। यहां बरपेटा सत्र की बहुत बड़ी जमीन भी अवैध कब्जे में थी। साथियों, कांग्रेस ने असम की जमीन पर अवैध कब्जे होने दिए। असम में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन के बड़े दावे किए हैं। तो वहीं उन्होंने एपीएन न्यूज से बातचीत में कांग्रेस से सीधी भिड़ंत से लेकर झारखंड महागठबंधन में तकरार की स्थिति पर भी खुलकर जवाब दिया है। होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी
मुखर रूप से चुनावी मैदान पर है। खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के नेतृत्व करने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार वहां पर जनसभा कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। खासकर आदिवासी वोट बैंक को साधने का प्रयास जेएमएम कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी भी सत्ता की राजनीति नहीं करती और सत्ता लोलुपता नहीं है। उसका परिणाम है कि आज झारखंड अलग राज्य यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों को प्राप्त हुआ। अगर सत्ता लोलुपता होती तो आज झारखंड अलग राज्य नहीं हुआ होता। कामोबेश आसाम में भी यही स्थिति है। आसाम में हम सत्ता हासिल करने नहीं गए, हम हक दिलाने गए। जो शोषण अंग्रेजों के समय से, अंग्रेज यहाँ के हमारे जो झारखंड मूल के, झारखंड के कोने कोने के, चाहे पलामू प्रमंडल के लोग हों या संथाल के लोग हों, जो उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, कोल्हान, सभी प्रमंडलों के जो गरीब तबके के लोग थे, उनको अपने चाय बागान में वहाँ एक गुलाम के रूप में उन लोगों ने वहाँ यहाँ से ले जाकर और काम करवाया था। आज जो स्थिति है उन पी ट्राइब्स की, आज जो भी वहाँ आसाम में जो हमारे झारखंडी मूल के या बिहारी मूल के लोग हैं, उनकी स्थिति कहे तो एक बंधुआ मजदूर से भी बदतर है। और ये काफी नजदीक से माननीय मुख्यमंत्री ने इसका अध्ययन कराया और देखा कि वहाँ काफी शोषण है। तो उस शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ कूदी है। और हमारे अगर 2, 4, 5 प्रतिनिधि भी अगर विधानसभा में पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2 साल के अंदर वहां के जो आदिवासी हैं, वहां के जो ट्री ट्राइब्स हैं, वहां के जो दबे कुचले लोग हैं, उनको उनकी आवाज बनकर हमारे प्रतिनिधि उनको हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे और उनका जीवन स्तर को ऊंचा करने का काम करेंगे। तो 2 साल के अंदर परिणाम देखने को मिलेगा और असम की पूरी तरीके से स्थिति बदलती हुई नजर आएगी। अगर 5-7 सीटों पर भी अगर जेएमएम मैदान पर सत्ता में काबिज होने के लिए तैयार है कि वो अगर जीतती है तो वो सत्ता पलटती नजर आएगी। ये दावे हैं जेएमएम के। देखना होगा चुनावी परिणाम आएंगे तो किस तरीके से असम में सत्ता तख्त की पलटी होती है। लेकिन फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति राजेश, नमस्कार। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में अब निर्धारित समय पर नई पंचायतों का गठन संभव नहीं रह गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। इसकी पुष्टि दबी जुबान से उद्धपदस्थ सूत्र भी कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों का फोकस वर्ष 2027 में होने वाले राज्य विधानसभा के आम चुनाव पर है। कोई भी पार्टी स्थानीय चुनावों में नहीं उलझना चाह रही है। प्रदेश में ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के निर्वाचन का कार्यकाल क्रमशः 26 मई, 19 जुलाई और 11 जुलाई को समाप्त हो रहा है, जबकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए फाइनल मतदाता सूची 15 अप्रैल को प्रकाशित होगी। चुनाव से पहले समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी की जानी है। इससे सबसे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने से पहले नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया अब पूरी नहीं हो सकती। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा परिस्थितियों में प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने का विकल्प ही अब बचा है। अगर कार्यकाल बढ़ाने में किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन आई तो प्रशासक भी बैठाए जाएंगे। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा की ओर से भी पंचायत चुनाव कराने की कोई मांग नहीं उठ रही है। हालांकि चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रांची आए तेजस्वी यादव ने झारखंड की राजनीति में राजद की सक्रियता और भविष्य की बड़ी तैयारियों का बिगुल फूंका। कहा, झारखंड में परिसीमन होना है, विधानसभा और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ेगी। ऐसे में सभी सीटों पर तैयारी शुरू करें। झारखंड में राजद बड़ी ताकत है,
कोई हमें अनदेखा नहीं कर सकता। पिछले विधानसभा चुनाव में हमें यहाँ 7 सीटें मिली, जिनमें से हमने 4 सीटें जीती। अगर गठबंधन में और सीटें मिली होती तो राजद और ज़्यादा सीटें जीतता। कुछ लोग हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये लालू प्रसाद की पार्टी टूटने वाली नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूछा, क्या अन्नपूर्णा देवी के भाजपा में जाने से राजद कमजोर हो गया? कोई आए कोई जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। झारखंड की जनता आज भी राजद के साथ है। भाजपा को हराने के लिए हम लोग गठबंधन में मजबूती से एक साथ हैं और आगे भी साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य राजद को फिर से राष्ट्र पार्टी का दर्जा दिलाना है। ऐसे में कार्यकर्ता रोज 1 घंटा समय पार्टी को दें। तेजस्वी ने आगे कहा, झारखंड में भाजपा को रोकने में राजद का महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित हिंदू सेवाश्रम भवन की छत पर पार्टी का झंडा फहराया। इस अवसर पर उन्होंने झंडे के सम्मुख पार्टी पदाधिकारियों के साथ सेल्फी ली और सभी को स्थापना दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि भाजपा की विकास यात्रा सत्ता की नहीं, संस्कार की है, विस्तार की नहीं, विचार की है, अंत्योदय से राष्ट्रोदय के संकल्प की सिद्धि की है। भाजपा के स्थापना दिवस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए सीएम योगी ने कहा, विश्व के सबसे विशाल राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। भाजपा मात्र एक राजनीतिक संरचना नहीं, बल्कि श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत रत्न श्रद्धेय अटल के उदात्त लोकतांत्रिक आदर्शों एवं सात्विक सनातनी जीवन मूल्यों से अभिसिंचित एक जीवंत विचार परंपरा है। राष्ट्र प्रथम की भावना से ओतप्रोत ये राष्ट्रवादी परिवार आज एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है, जो सेवा, संस्कार और समर्पण के संकल्प के साथ 145 करोड़ देशवासियों की आशाओं व आकांक्षाओं को निरंतर शक्ति दे रहा है। गोरखनाथ मंदिर परिसर में पार्टी का झंडा फहराने के अवसर पर सांसद रवि किशन शुक्ल, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया है, आपातकाल का मुकाबला किया है, राजनीतिक षड्यंत्रों का जवाब दिया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ क्या हुआ हर व्यक्ति जानता है, लेकिन तब भी बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके भारतीय जनता पार्टी की यात्रा आगे बढ़ रही है। जितना बड़ा संगठन होगा उतने ज्यादा चुनौतियां भी होंगी। याद रखना, चुनौतियां भी उतनी होंगी। भारत आगे बढ़ेगा, भारत के दुश्मन उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे, दुष्प्रचार करेंगे, तमाम प्रकार के षड्यंत्र करेंगे। उन सबकी परवाह के बगैर हमें इस यात्रा को एकजुट होकर के आगे बढ़ाना है और उस संकल्प के साथ हम सबको जुड़ना होगा। झारखंड की राजधानी रांची में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस समारोह पर एक बड़े आयोजन का इंतजाम किया गया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी की उपस्थिति रही। इस क्रम में पार्टी कार्यालय के अंदर एक बैठक का भी आयोजन किया गया। इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने को लेकर अपनी बात कही, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी के मूल मंत्र पर चलने की बात दोहराई। इसके साथ ही उन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ एसआईआर लागू किए जाने के मुद्दे पर भी राज्य सरकार को कड़े शब्दों में चेताया। देश के 14 करोड़ सहित झारखंड के एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता सहित आम जन को मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी और जिस विचारधारा, जिस मूल मंत्र के साथ हुई थी, उस विचारधारा और मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है।
देश ने दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आज बनने का काम किया है। वासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं, और साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी को या इस विचारधारा को यहाँ तक पहुँचाने में विभिन्न नाम गुमनाम ऐसे सभी महापुरुषों को हम श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं, जिन लोगों की मेहनत और परिश्रम के बल पर आज भारतीय जनता पार्टी अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर ध्वजारोहण किया। सीएम विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्थापना दिवस की बधाई भी दी। सीएम विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं और छत्तीसगढ़ वासियों को स्थापना दिवस की बधाई दी और कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को शत शत नमन करते हैं। उन्होंने जिस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ का निर्माण किया है, उस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के हमारे सभी लाखों देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को भी भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और आज हम लोग प्रदेश कार्यालय में छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के भी जो संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष रहे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं, नमन किए हैं, पुष्पांजलि उनको अर्पित किए हैं, उनको सत सत नमन करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति को झकझोर देने वाले बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड में बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे अमित जोगी को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में दोषी पाया है। खास बात यह है कि हाईकोर्ट ने 31 मई 2007 को आए ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को पूरी तरह पलट दिया है, जिसमें अमित जोगी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। आपको बता दें कि एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी को 4 जून 2003 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुल 31 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें 28 को पहले ही उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। वहीं 2 आरोपी सरकारी गवाह बन गए थे। ट्रायल कोर्ट से बरी होने के बाद इस फैसले को सीबीआई और शिकायतकर्ता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद अब ये बड़ा फैसला सामने आया है। आज मुझे सम्माननीय कपिल सिब्बल साहब ने, मुकुल रोहतगी साहब ने, विवेक तनखा साहब ने, सिद्धार्थ दवे साहब ने, इन सब ने मिलकर बात रखी कि किस प्रकार से मेरे साथ लगातार अन्याय हुआ है। लीव टू अपील मुझे बिना सुने ग्रांट कर दी गई, अपील भी सीबीआई के अलाउ कर दी गई, उसमें भी मुझे नहीं सुना गया। ये सारी बातें हमने आज माननीय न्यायालय के समक्ष रखी है और न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि 25 मार्च का और 2 अप्रैल का दोनों जो आदेश मेरे विरुद्ध हाईकोर्ट ने पारित किए थे, उनको वो सुनेगा और 20 तारीख को उस पर वो अपना फैसला देगा। केंदुआडी थाना क्षेत्र के शिमला बहाल स्थित कुमार मंगल स्टेडियम के पास कोयला चोरों का दुस्साहस देखने को मिला, जहां क्राइम स्पेशल ब्रांच के एएसआई अनुज कुमार और उनकी पत्नी काजल कुमारी को कोयला चोरों ने बेरहमी से पीट दिया। मिली जानकारी के अनुसार ऐना कोलियरी से बीएनआर कोयला ट्रांसपोर्टिंग के दौरान सक्रिय कोयला चोर हाईवे वाहनों को रोककर खुलेआम कोयला उतार रहे थे। इसी दौरान एएसआई अनुज कुमार वहां पहुंचे, जिसके बाद कोयला चोरों ने उन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पत्नी के सामने ही अपराधी एएसआई की जमकर पिटाई करते रहे। जब उनकी पत्नी काजल कुमारी बचाव के लिए आगे आई तो आरोपियों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और मारपीट की। घटना की सूचना मिलते ही क्राइम स्पेशल ब्रांच के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। इलाके में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। वहीं सवाल उठ रहा है कि जब पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा कैसे होगी।
वक्त के साथ रिश्तों में कड़वाहट आना अब आम बात तो हो चली है। वहीं रिश्तों में कड़वाहट की बात को जरूर आपने सुना ही होगा, लेकिन बात माँ बेटे की हत्या तक पहुंच जाए तो जरूर ये हैरत की बात होगी। जी हाँ, कुछ ऐसा ही एक मामला रामपुर से निकलकर सामने आया है, जिसमें लगभग 1 महीने पहले सड़क दुर्घटना के दौरान आग लग जाने की घटना हुई थी, जिसमें महिला पुलिसकर्मी और उसकी 3 वर्षीय बच्चे की जलकर मौत हो जाना दर्शाया गया था। इस घटना का पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया है, जिसमें मृतका के पति सहित 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य 2 आरोपियों की तलाश जारी है। नए पुलिस कप्तान सोमेंद्र मीणा ने कुर्सी संभालने के बाद महतो को इस घटना के खुलासे के निर्देश दिए। इसके बाद कोतवालीगंज पवन कुमार शर्मा की अगुवाई वाली पुलिस टीम सुराग कशी में जुट गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस घटना में महिला पुलिसकर्मी लता और उसके 3 वर्षीय बच्चे आवांश उर्फ लड्डू का कातिल स्वयं उसका पति दानवीर सिंह निकला। 25 फरवरी की रात्रि को दान सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा एक सूचना दी गई कि यहाँ दुर्घटना हुई है। इस पर मौके पर पुलिस पहुंचती है और घायलों को उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। दान सिंह जो मृतक महिला का पति था, उसने एक तहरीर दी, जिसमें अज्ञात वाहन के विरुद्ध तहरीर दी गई कि दुर्घटना हुई थी। उस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जाता है और विवेचना शुरू की जाती है। गहनता से विवेचना उपरांत इसमें अन्य तथ्य सामने आने शुरू हुए और सीओ सिटी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई, जिसने बहुत सूक्ष्मता के साथ में सभी तथ्यों का परीक्षण किया। इसमें मृतक महिला को पति दान सिंह और रवि द्वारा कार में पेट्रोल डालकर जलाया गया था। उत्तर प्रदेश के चंदौली से एक सनसनीखेज और दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक पति ने घरेलू विवाद के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को 90 किलोमीटर दूर फेंक दिया। इस वारदात ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। चंदौली जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के बिछिया खुर्द गाँव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये घटना सामने आई है। गौतम कुमार खरवार नाम के युवक ने अपनी 28 वर्षीय पत्नी सोनी की हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि घरेलू विवाद के दौरान गुस्से में आकर उसने हैंडपंप के लोहे के हत्थे से पत्नी पर हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी ने शव को चादर में लपेटा, बोरे में भरा और कार से लगभग 90 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाके में ले जाकर फेंक दिया, ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद आरोपी ने बड़ी चालाकी से गाड़ी को सर्विसिंग के लिए छोड़ दिया और घर लौट आया। तेहरान की सुबह धमाकों की गूंज से दहल उठी, जब तड़के हुए हवाई हमलों ने पूरे शहर में डर और अनिश्चितता फैला दी। वहीं तेहरान के पास इस्लाम शहर में हुए एक बड़े हमले में कम से कम 13 लोगों की जान चली गई। हमले के बाद इलाके में भारी तबाही का मंजर है और राहत व बचाव कार्य जारी है। कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और कुछ के अभी भी दबे होने की आशंका है। इसी दौरान तेहरान स्थित शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को भी निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के अनुसार हमले में विश्वविद्यालय की कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा, साथ ही पास स्थित गैस वितरण केंद्र भी प्रभावित हुआ है। हालांकि विश्वविद्यालय परिसर के भीतर असल लक्ष्य क्या था, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। युद्ध के चलते देश भर के शैक्षणिक संस्थान बंद हैं और सभी कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं, जिसमें कैंपस के पहले से ही खाली था। स्थानीय लोगों के अनुसार कई घंटों तक आसमान में नीचे उड़ते लड़ाकू विमानों की आवाजें गूंजती रहीं, जिससे हालात और भयावह हो गए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।